और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, क्या आपका जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी का, कौन सा इकोनॉमिक और रिसोर्स ज्योग्राफी का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने पूरे के पूरे आपका टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कितने टॉप 10 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। देखो, इस यूनिट के अंदर अगर आपको रिवीजन करो तो सबसे पहले इसमें प्रश्न आते हैं इकोनॉमिक, ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर से संबंधित, मतलब आर्थिक, भूगोल और कृषि से संबंधित प्रश्न। यूनिट नंबर सेकंड में मिनरल्स, खनिज, उद्योग और आपके सामने वैश्वीकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। और यूनिट नंबर थर्ड में आपके सामने रिसोर्सेज, संसाधन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये तीन अलग अलग प्रकार की यूनिट है जिसमें ये तीनों प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को आपको अच्छे से करना होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अभी भी 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन पूरे नहीं हुए हैं भाई, है ना। मात्र 700 सब्सक्राइबर कम है। प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है 700 सब्सक्राइबर पूरे करा दो ताकि मेरे भी 30,000 सब्सक्राइबर वो पूरे हो जाए और आप सब इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, किसका, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम के लिंक पर जाओ और जाकर आपके सामने पीडीएफ फ्री में, जो इन प्रश्नों की पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको फ्री में मिल सकती है। आपको क्या करना है, बस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, कैसे उसको डाउनलोड करना है ये आगे जाकर आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले क्लास को शुरू करें, लेकिन इससे पहले आपके सामने एग्जाम पैटर्न को बता देता हूं भाई। एग्जाम पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपका सेमेस्टर प्रणाली है, क्या है, सेमेस्टर प्रणाली है। इसमें आपके सामने जो पेपर है वो 70 नंबर का आता है। कितने नंबर का आएगा भाई, 70 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा। मतलब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम हॉल के अंदर जो आपको पेपर देखने को मिलेगा वो कितने नंबर का आएगा भाई, 70 नंबर का आएगा। इसमें आपको पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए होते हैं। कितने नंबर चाहिए, 28 नंबर इसमें आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। प्लस कॉलेज वाले आपकी इंटरनल एग्जाम कराएंगे 30 नंबर के, उसमें से कितने नंबर की करवाएंगे भाई, 30 नंबर की। उसमें से आपके सामने 12 नंबर, कितने नंबर, 12 नंबर आपको मिनिमम चाहिए होते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये रखना है, आपको ना 28 नंबर यहां से लाने सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका जो पेपर हो रहा है अगर उसमें 28 से कम आ रहे हैं तो आप फेल हो सकते हो बिल्कुल। दोनों को मिलाकर आपके सामने 40 नंबर आपको कुल पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर, 40 नंबर कुल आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन इसमें यह जरूरी बात है कि इसमें ये वाले 28 नंबर आपको आने ही आने चाहिए। कहीं यहाँ पर आप सोचो यहाँ से 30 ले लूंगा, यहाँ से 18 ले 10 नंबर लेकर पास हो जाऊं, नहीं, यहाँ से 28 नंबर आपको मिनिमम चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। समझ में आ गया, यहाँ चाहे आपको पूरे में से पूरे नंबर हो, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से मिनिमम 12 आने चाहिए और यहाँ पर मिनिमम 28 नंबर आपको आने चाहिए, तब आपको पास होने के लिए पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया। अगले वाले चीज की बात करूं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू की, एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो वही पेपर आपके सामने, आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। और 3 घंटे का जो पेपर है वो आपको 2 भागों में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। किसमें, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर आपके सामने जो पूरा का पूरा पेपर है वो आपके सामने बटा रहता है। पार्ट ए के अंदर वही आपके सामने प्रत्येक यूनिट से 3-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 3-3 प्लस एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कैसे, अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न को करना आपके लिए अनिवार्य है। समझ में आ गया। 10 में से 10 क्वेश्चंस को आपको करना अनिवार्य है। क्या है, 10 में से 10 क्वेश्चंस हैं, उन सब का सॉल्यूशन बनाना आपके लिए जो कंपलसरी होता है, सबके सब बनाना आपको। इसमें परिभाषा से संबंधित प्रश्न आ जाएगा, है ना। इसमें कोई आपके सामने कोई शहर का नाम, कोई देश का नाम, इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। कोई आपके सामने तथ्यात्मक फैक्चुअल प्रश्न ज्यादा देखने को मिलेंगे। कैसे प्रश्न, फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके सामने आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। समझ में आ गया। सॉल्यूशन आपको यहाँ पर आपके सामने 50 शब्दों में, कितने शब्दों में, 50 शब्दों में आपको इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। 50 शब्दों का अर्थ क्या होता है, 5 से 7 लाइनों में आपको सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है।
समझ लो, देखो एक एक बिंदु को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले वाला है आपके सामने जो पार्ट नंबर बी। कौन से वाला? पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में आपके सामने वही प्रत्येक यूनिट से 3-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 3-3 प्लस 1 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उन 10 में से कोई 5 क्वेश्चन आपको छूट मिलती है, 5 क्वेश्चन आपको करना होगा। लेकिन अब काफी बच्चों का सवाल आएगा, सर क्या मैं पहले यूनिट से 3 कर लूं, दूसरे यूनिट से 2 कर लूं और तीसरी यूनिट को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के जाऊं, ऐसे काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। आपके सिलेबस में बाकायदा लिख रखा है प्रत्येक यूनिट से आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन करना है। क्या करना है? 1 क्वेश्चन आपको मिनिमम करना होता है। समझ में आ गया? तो कम से कम यूनिट नंबर 3 से 1 क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक एक प्रश्न आपको करना अनिवार्य होता है। बाकी के 2 प्रश्न बच गए वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। इनका सॉल्यूशन बनाओ, तब आपको मिनिमम 500 शब्दों का प्रयोग करना होता है। कितने शब्दों का? 500 शब्दों का। 500 शब्दों की बात करें तो लगभग आपको 3 पेज भरने होंगे भाई। कितने पेज? 3 पेज। ये आगे पीछे का 1 पेज, आगे पीछे का 1 पेज और तीसरा आगे पीछे का, आपको इस हिसाब से 3 पेज भरने होंगे। सबसे जरूरी बात है, अब 3 पेजेस में भी आपको करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप इसमें करते हो तो सबसे पहले भाई प्रस्तावना लिखोगे। प्रस्तावना है परिभाषा, ठीक है। उस प्रस्तावना को जब आप करते हो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों की बता रहा हूं, तो आपको 5 से 7 लाइन लिखनी है। क्या? 5 से 7 लाइन लिखनी है। और किसमें? पैसेज टाइप में। पैसेज टाइप में आपको 5 से 7 लाइनों को आपको लिखना होता है। समझ में आ गया? फिर आपको हेडिंग बनानी है। मान लो कोई विशेषता पूछ रखा है ना, कोई महत्व पूछ रखा है। क्या? कोई महत्व पूछ रखा है, कोई विशेषता पूछ रखी है। इस प्रकार के अगर आपको कोई प्रश्न देखने को मिले तो उसमें पॉइंट वाइज लिखना है। क्या लिखना है? पॉइंट वाइज आपको लिखना है। और पॉइंट वाइज लगभग आपके सामने बात करूं तो 10 से 15 आपको पॉइंट बनाने हैं और 4 सब हेडिंग बनानी है। क्या? सब हेडिंग। जैसे आप महत्व बता रहे हो तो उसके अंदर 4 अलग अलग प्रकार की सब हेडिंग बना दी। वो उत्तर करवाऊंगा तब आपको अच्छे से बताऊंगा कि सब हेडिंग क्या होती है। बना दी सब हेडिंग और उसके बाद में आपको लास्ट में निष्कर्ष निकालना होता है। क्या करना होता है? लास्ट में निष्कर्ष निकालना होता है। इस तरीके से आपको पूरा का प्रश्न है उसका सॉल्यूशन बनाना होता है। इस तरीके से आपको चीजों को करना है। बाकी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन कराऊंगा तब आपको और ज्यादा आइडिया लग जाएगा सभी चीजों के बारे में। चलिए, यह था इकोनॉमिक व रिसोर्स ज्योग्राफी का पेपर। इससे संबंधित क्रिस्प रिवीजन देखें तो पहला वाला प्रश्न है, एक एक प्रश्न को बताऊंगा कैसे कैसे करना है। पहले वाला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए, क्या करते हुए? आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप क्षेत्र का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको? आर्थिक भूगोल के बारे में बताना है। डिफाइन द इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। क्या करना है आपको? इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है आपके सामने उसको डिफाइन करना है। क्या करना है? उसको डिफाइन करना है। समझ में आ गया? चलिए, और उसका नेचर। अब इसमें देखो, ये तो सबसे पहले तो परिभाषा शुरू करोगे ना इस प्रश्न को, जब आप शुरू करोगे तब उसमें क्या लिखोगे? परिभाषा लिखोगे। समझ में आ गया? ये आपको परिभाषा लिखनी है। अच्छा, परिभाषा में अगर कोई भूगोलविद है, उसके अगर आपके सामने कोई तथ्य है, उसका कोई बात कही गई, उसका कोई कथन है, तो कथन जरूर से लिख के आना और ब्लैक पेन से लिख कर आना है। किससे? ब्लैक पेन से। ये जरूरी बात है। जो व्यक्ति जितने ज्यादा कथन लिखता है उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। फिर आपको क्या बनानी है? हेडिंग बनानी है। इसमें 2 हेडिंग है, एक तो महत्व वाली हेडिंग है और इसमें शायद एक विशेषता पूछ रखा है। समझ में आ गई? ये 2 हेडिंग है। यहां पर क्या है? ये 2 हेडिंग है। महत्व, अब महत्व में कम से कम आपको 10 से 15 पॉइंट बनाने हैं। क्या करने? 10 से 15 आपको पॉइंट बनाने। ऐसे विशेषता में आपको 10 से 15 पॉइंट आपको लिखने हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो देखो, और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख के आना है। सबसे पहले परिभाषा लिखोगे, फिर कोई कथन लिख रखा तो उसको ब्लैक पेन से लिख के आओगे, फिर महत्व लिखोगे, उससे 10 से 15 पॉइंट लिखोगे, विशेषता में 10 से 15 पॉइंट आपको लिख कर आने। इस तरीके से करना होता है। समझ में आ गया? सबसे पहले अगर परिभाषा की देखें आपके सामने, तो मानव की आर्थिक गतिविधियों और पृथ्वी के संसाधनों के बीच में स्थानिक संबंधों को क्या कहा जाता है? आपके सामने आर्थिक भूगोल कहा जाता है। कि मतलब मनुष्य जो अलग अलग प्रकार की गतिविधि करता है। जैसे मनुष्य को बिजली चाहिए तो क्या करेगा? पानी के माध्यम से बनाएगा, कोयले के माध्यम से बनाएगा, है ना? तो इस प्रकार की गतिविधि करता है मनुष्य। अब इसका नेचर कैसा है? गतिशील व अंत विषय। मतलब इसमें क्या है? एक दूसरे विषय, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई है, वो कैसे जुड़ी है इसको आपको बताना है।
यहाँ पर आपको कहाँ, क्या और क्यों का उत्तर देना है कि कोई भी चीज हो रही है वो कहां हो रही है, क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, इसके बारे में आपको बताना होता है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने। अगले वाले प्रश्न है आपको कौन सा क्षेत्र की बात करें, इसका अर्थ जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी उसका क्षेत्र क्या है, प्राथमिक से लेकर प्राइमरी से लेकर टर्सरी गतिविधियां और वैश्विक व्यापार व संसाधन प्रबंधन का आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। मतलब प्राइमरी एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी क्या करती है, समझ में आ गया। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि आपके सामने एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, है ना, चाहे आपके सामने माइनिंग हो गया, नेचर से जुड़ी हुई जितनी एक्टिविटी होती है ना वो आपके सामने प्राइमरी एक्टिविटी होती है। सेकेंडरी में माइनिंग आता है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, समझ में आ गया। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी चीज का जब उद्योगों में किसी चीज का निर्माण किया जाता है ना वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्सरी सेक्टर या तृतीय गतिविधियों में आपके सामने क्या आता है, आपके सामने सर्विस सेक्टर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, कोई डॉक्टर है, वो सब तृतीय गतिविधियों में आता है। और वैश्विक व्यापार के साथ उसका कैसे विश्लेषण किया जाता है, ये आपके सामने इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान में रखते हुए उत्तर बनाना है। समझ में आ गया ना, मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपको कौन कौन से बिंदुओं को इस प्रश्न का उत्तर बनाते वक्त ध्यान में रखना है। चलिए अगले वाले की बात करें आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों के बारे में बताइए। क्या बताना आपको, आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारणों का विश्लेषण करना है कि कैसे इकोनॉमिक, एनालाइज द ज्योग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, क्या हो रही है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपके सामने क्या है, कौन कौन से ज्योग्राफिकल, कौन कौन से आपके सामने ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो क्या करते हैं, आपके सामने कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके सामने अफेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये बताना है कि कौन कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं। जैसे जलवायु है, अब आपके सामने पहला फैक्टर है जलवायु है, बरसात आपके सामने ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आने का खतरा हो जाता है, या आपके सामने जो फसल कटने के वक्त ओले पड़ गए तो नुकसान हो सकता है ना, बिल्कुल बरसात नहीं तो नुकसान पहुंचता है। तो कैसे जलवायु की वजह से कृषि और उद्योग है ना वो आपके सामने उसको निर्धारित करती है। स्थल कृतियां, परिवहन और कारखाने को स्थापित करने का मतलब कहीं पर भाई राजस्थान क्या है, राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज निकलते हैं, सबसे ज्यादा माइनिंग राजस्थान में होती है, राजस्थान को खनिजों का जाप घर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे कम उद्योग है, गुजरात के माध्यम से, पंजाब जैसे क्षेत्र से आपके सामने सबसे कम उद्योग है। गुजरात से मुकाबले अपन राजस्थान में कम उद्योग है, क्योंकि गुजरात के पास क्या एडवांटेज है, एक तो गुजरात के पास भाई आपके सामने समुद्र का एडवांटेज है, किसका, समुद्र का, क्यों, क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रकार के पोर्ट हैं, गुजरात में माल बना विदेशों में भेज दिया, राजस्थान में ये नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है, वहां पर नदियां बहुत हैं, वहां पर क्या आपके सामने रिवर्स बहुत हैं, राजस्थान में रिवर्स नहीं, नदियां नहीं, और कोई भी उद्योग को चलाने के लिए नदियों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो स्थल करतियां वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती हैं। अगले वाला क्या है, अगले वाले बिंदु की बात करें अगर अपन, अगले वाला बिंदु आपके सामने स्थल करतियां प्राथमिक आर्थिक आधार विशेषकर कृषि के लिए, मतलब आपके सामने जो प्राइमरी इकोनॉमिक बेस होना चाहिए एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो ना तो उसके लिए आपके सामने अच्छे बीज होने चाहिए, क्या, हाई यील्डिंग आपके सामने जो वेराइटी वाले क्या होने चाहिए, जो बीज होने चाहिए। अच्छा आपके लिए जो सिंचाई करने के लिए, क्या करने के लिए, सिंचाई करने के साधन भी अच्छे होने चाहिए। तो ये सब चीजें आपके पास होना जरूरी होता है एग्रीकल्चर से संबंधित। अगले वाला क्या है, बाजार की निकटता होनी चाहिए और उत्पादन, भाई आपके सामने यही तो बात बता रहा हूं मैं आपको, गुजरात में यही तो बेनिफिट है, आप कोई भी चीज का प्रोडक्ट बना रहे हो लेकिन राजस्थान में अगर उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपके सामने क्या है, संसाधन। अब जैसलमेर में कोई चीज बन रही है, अब कितना मुश्किल उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, है ना, तो यही चीजें आपके सामने उत्पादकों को आपको सामने कितना, जो सब चीजें कितना प्रभावित करते हैं। अगले वाला प्रश्न है यहां पर आपके सामने तीसरे नंबर पर वाला प्रश्न है, मानव की प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय आर्थिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। क्या करना है, जो मनुष्य होता है उसके द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी व टर्सरी और इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है उसके बारे में आपको बताना है। तो प्राथमिक जो ये भाई प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
थर्ड है, अच्छे से देख लेना। प्रकृति से सीधा निष्कर्षण होता है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में वही चीजें आती हैं जो सीधी एग्रीकल्चर से सीधे मनुष्य के द्वारा निकाली जाती हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, मत्स्य पालन हो गया। सेकेंडरी में क्या होता है, कच्चे माल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग किया जाता है, जो कच्चा माल हो गया, जो प्राइमरी सेक्टर से जो चीज ली जाती है उसको सेकेंडरी सेक्टर में उसको क्या किया जाता है, उसको प्रोडक्ट बनाने में काम किया जाता है। जैसे वस्त्र, आपने क्या कपास उगाया, तो कपास उगाना प्राइमरी क्षेत्र में, कपास से कपड़ा बना रहे हो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ रहा है। समझ में आ गया। और आपके सामने टर्सरी सेक्टर में क्या आता है, सेवाएं देना। जैसे आप क्या कर रहे हो, उस जो कपड़ा बना है उस कपड़े को बेच रहे हो, वो आपके सामने टर्सरी सेक्टर में आता है, आपके सामने तृतीय सेक्टर में आता है, जहां पर आपके सामने कोई व्यापार हो गया, कोई परिवहन हो गया, कोई बैंकिंग से संबंधित सेवाएं आती हैं। तो मानव के द्वारा आपके सामने प्राथमिक व द्वितीय गतिविधियों के बारे में एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आपके सामने अगर अपन आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्णन करते हुए प्रमुख फसलों के उत्पादन व विवरणों का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड एनालाइज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स। आपको बताना है पूरी दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर रीजन कौन से हैं, कौन से एग्रीकल्चर के रीजन कौन से हैं, एग्रीकल्चर के रीजन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पहला एशियाई क्षेत्र, जहां पर आपके सामने सबसे सघन खेती होती है, मतलब कम क्षेत्र में, लेस रीजन मोर प्रोडक्शन, लेस रीजन मोर प्रोडक्शन का क्षेत्र एशियाई क्षेत्र में होता है, जैसे चावल वगैरह उगाया जाता है। अमेरिका में क्या होता है, वाणिज्य फसलें, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया रहती हैं, जैसे कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो गए, जैसे गेहूं वगैरह उगाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है ना, जहां पर रोपण खेती होती है, प्लांटिंग एग्रीकल्चर, जैसे चाय, कॉफी, रबर है, ब्राजील वगैरह क्षेत्र में ये सब चीजें देखने को मिलती है। जैसे एशिया में ये वाला जो क्षेत्र है, चाइना हो गया, है ना, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश जैसे वाले क्षेत्रों में सघन कृषि होती है। दूसरे वाला क्षेत्र है आपके सामने जो, जहां पर अमेरिका वगैरह के अंदर, यहां पे आपके सामने किस प्रकार की, यूरोप और यूरेशिया के अंदर आपके सामने किसकी खेती की जाती है, गेहूं वगैरह की जाती है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका और आपके सामने ब्राजील वगैरह क्षेत्र या दक्षिण अमेरिका में चाय, कॉफी व रबर की खेती है वो की जाती है। समझ में आ गया। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, प्रमुख खनिजों के विश्व वितरण के बारे में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपोर्टेंट मिनरल्स। अच्छा, इसमें इंपोर्टेंट मिनरल में आपको क्या पढ़ना है भाई, कोयला खदान, कोयला, कोल का आप बारे में आपको पढ़ना है, कोल और आयरन ओर के बारे में। कौन से मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, कोल और आयरन ओर्स के बारे में पढ़ना है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रमुख खनिज कौन कहां पर देखने को मिलते हैं, इसमें आपके सामने लोएस्क हो गए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन के अंदर देखने को मिलते हैं। कोयला है वो चीन, भारत और अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, लोहे और इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का विश्लेषण कीजिए। समझ में आ गया। साथ के साथ सूती वस्त्र के स्थानीयकरण के बारे में भी बताना है, तो लोह इस्पात के उद्योगों के बारे में बताना है और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपको बताना है। ये एक साथ ही करा रहा हूं आपको, कौन कौन से आयरन व स्टील है, आयरन एंड स्टील के लिए आपके सामने, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए आपके सामने किन चीजों की जरूरत पड़ती है उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। और आपके सामने कॉटन इंडस्ट्री के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है उसके बारे में आपको बताना है। कच्चा माल, आयरन के लिए क्या क्या चाहिए, भारी व वजन घटाने वाले, है ना, खदानों के पास आपके सामने क्या है वेट लॉसिंग के लिए चीजें चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल। ऊर्जा में क्या चाहिए, कोयले को भारी आवश्यकता होती है। जब अगर आप कोयले को पिघला कोयले से आयरन वगैरह निकाल रहे हो तो आपके सामने भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है कि उसको पिघालना पड़ता है, फिर उसे एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, सीधा थोड़ी होता है, बाजार में भेजने की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों को आपको करना है। अगले वाला प्रश्न है, वैश्वीकरण का विकासशील देशों पे प्रभाव के बारे में बताइए। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। तो अलग अलग प्रकार की जो डेवलपिंग कंट्री है, क्या है, अलग अलग प्रकार की जो डेवलपिंग कंट्री है, इनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, किसके वजह से, ग्लोबलाइजेशन के वजह से, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। सकारात्मक प्रभाव विदेशी निवेश मिल रहा है, विदेशों से आजकल, विदेशों से भारत में आपके सामने क्या देखने को मिल रही है, आपके सामने इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। समझ में आ गया। नई तकनीक आ रही है, नई टेक्नोलॉजी,
जितनी भी जो अलग अलग प्रकार की जो नई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आपके सामने, न्यू टेक्नोलॉजी है वो आपके सामने, चाहे विदेशी हो गई चाहे भारतीय हो गई, सब की सब अपन क्या कर रहे हैं, बाहर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? बाहर की टेक्नोलॉजी है, विदेशी टेक्नोलॉजी है। नकारात्मक प्रभाव क्या? छोटे उद्योग है, बाहर से कोई टेक्नोलॉजी आ गई, छोटे लोग जो आपके छोटे मोटे जो उद्योग चला रहे हैं उनको नुकसान हो गया। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन क्या हो गया? अपन जो खुद के संसाधन उनका बहुत ज्यादा, और आर्थिक असमानता, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। अगले वाला प्रश्न है, संसाधनों की परिभाषा देते हुए उनके वर्गीकरण कीजिए। क्या? डिस्क्राइब द रिसोर्सेज एंड एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन। संसाधन की परिभाषा देनी है और उसके अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। जैसे संसाधन क्या होते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध होने वाली हर वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं पूरी होती है, मतलब इन्वायरमेंट में वो हर चीज जो आपके सामने क्या मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करती है। जैसे कि आपको बैठने के लिए लोहे की कुर्सी चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोहा आपको चाहिए होता है, लोहा खदानों से निकलता है, तो वो रिसोर्सेज है। आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन आपके सामने पर्यावरण में है। पानी पीने के लिए चाहिए, वो भी आपके सामने रिसोर्सेज है। उत्पत्ति के आधार पर इनको दो प्रकार के में बांटा जाता है, जीव, बायोटिक। बायोटिक, बायोटिक मतलब जीव। जैव संसाधन कौन से होते हैं? जैव संसाधन वो होते हैं जो प्रकृति से मिलते हैं आपको, जैसे वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गया। अजैविक क्या होते हैं आपके सामने? जो आपके सामने चट्टाने व अधातु होते हैं जिनके अंदर जीवन देखने को नहीं मिलता है। समाप्ता कितनी जल्दी समाप्त हो रहे हैं उसके आधार पर दो प्रकार के, नवनिकण, अनवनिकण। जो आपके सामने जिनका बार बार प्रयोग कर सकते हो वो नवनिकण संसाधन होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना। अनवनिकण जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में वापस बनने में लाखों सालों का समय लगता है, बार बार उपयोग नहीं कर सकते। जैसे जीवाश्म ईंधन, है ना, कोयला हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी, सब इसमें आते हैं। ओनरशिप के हिसाब से व्यक्तिगत आपके खुद के कोई चीज है, कोई गाड़ी हो गई। सामुदायिक क्या होता है? कम्युनिटी की, जैसे सामुदायिक भवन होते हैं आपके। राष्ट्रीय क्या होते हैं? जैसे सरकार के द्वारा कोई संपत्ति बना दी गई, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, सरकारी आपके सामने जो स्कूल हो गई, सब इसमें आते हैं। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संस्थान होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इसके अंदर चार पार्ट में बटा हुआ होता है। चलिए अगले वाला है, वन व मृदा संसाधनों के वितरण, दोहन व संरक्षण के बारे में बताइए। ये सारे क्वेश्चन है, क्या ये सारे क्वेश्चन है, इनको लगा लेना। वन व मृदा संसाधनों के वितरण, दोहन व संरक्षण के बारे में बताइए। एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लॉइटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड सोइल रिसोर्सेज। क्या बताना आपको? डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लॉइटेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में बताना है। इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन, कंजर्वेशन और सोइल रिसोर्सेज के बारे में बताना है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं? इनका कैसे वनों की कटाई की जा रही है, कैसे उनका औद्योगिकरण देखने को मिल रहा है, लकड़ी व्यापार है, कैसे मृदा का नुकसान देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, समुद्री संसाधनों का वर्णन करते हुए सतत उपयोग में आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। क्या करना आपको? एक्सप्लेन द मरीन रिसोर्सेज एंड नीड ऑफ द सस्टेनेबल यूज। कैसे आपके सामने जो मत्स्य पालन है, क्या है? समुद्री संसाधन, मरीन रिसोर्सेज, मरीन रिसोर्सेज के बारे में बताना है। मरीन रिसोर्सेज क्या है? जैसे आपके सामने मत्स्य पालन, मछली पालन किया जाता है, पेट्रोल वगैरह निकाला जा रहा है, बहुधात्विक खनिज, जैसे आपके सामने कोई खनिज वगैरह समुद्र के नीचे से निकाले जा रहे हैं, है ना। परिस्थिति, जो समुद्र होता है उसमें आपके सामने जो परिस्थितियां तंत्र बहुत नाजुक होता है, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लोगे तो वहां पे क्या आपके सामने पॉल्यूशन वगैरह बढ़ जाता है। चलिए शायद लास्ट पर्सन है ये भाई। विश्व के संसाधन प्रदेशों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिसोर्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। औद्योगिक व तकनीक कहां पर देखने को मिलती है? अमेरिका के अंदर, है ना। आपके सामने विशाल जैविक व वन संसाधन कहां पर देखने को मिलते हैं? आपके सामने दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और आपके सामने जो दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र है। ऊर्जा संसाधन कहां पर है? रशिया में। रशिया वगैरह से तेल बहुत ज्यादा निकलता है आपके सामने। समझ में आ गया? पृथ्वी का असमान वितरण जरूर है, लेकिन वैश्विक व्यापार के लिए, सतत विकास के लिए एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जरूर होते हैं। तो यह आपके सामने इकोनॉमिक व रिसोर्स ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। कैसे इन प्रश्नों को करना है उसके बारे में भी आपको बता दिया है।